नमस्कार, हमारी इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माफ कीजिएगा लीडर ऑफ अपोजिशन, माफ कीजिएगा वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री अरुण जेटली जी। आपको पता है, आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बोलने की आदत हो गई थी और अभी ये याद में नहीं आया कि सत्ता परिवर्तन हो चुका है और आप एक नए ओहदे पे विराजमान हैं। माफी चाहूंगा इसके लिए। कल आपने अपना बजट पेश किया, मेडन बजट था और कई सारी सौगात दी। लोग खुश हैं, कहीं लोग गदगद हैं, लेकिन अपोजिशन के पेट में अभी भी दर्द हो रहा है। उनका कहना है कि ये हमारे बजट की कंटिन्यूटी है। देखिए, अगर वो मानते हैं तो मैं उनको श्रेय देने को तैयार हूं। अगर कंटिन्यूटी है तो मुझे लगता है कि संसद में पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, इसको अपना ही मान के। लेकिन मीडिया में कहें कि हमारा है और संसद में उसका विरोध प्रकट करें, दो लोग कहें कि हमारा है और चार लोग कहें कि बिल्कुल बेकार है, तो इसका मतलब उनकी कोई सेटल लाइन नहीं है इस विषय पर। राहुल गांधी ने कहा है कि 100 करोड़ के टोकनिज्म का बजट है। देखिए, अगर पिछला बजट चिदम्बरम साहब का उठा लें, उससे पहले भी उठा लें, तो उनको गवर्नेंस क्या होती है इसका कुछ आइडिया हो जाएगा। आप जब पहले वर्ष में कोई योजना अनाउंस करते हैं, घोषित करते हैं, तो उसकी रिपोर्ट बनती है। साल के मध्य तक या अंत तक वो कार्यान्वित होने लगती है। इस साल तो 1/3 साल बीत चुका है। 1/3 साल प्रपोजल्स में बदल जाएगा। आपके पास कुछ महीने बचेंगे उस पैसे को खर्चने के। उदाहरण ले लीजिए, बंगाल में मैंने कहा एम्स होगा या झारखंड में एम्स होगा। जमीन एक्वायर करेंगे, डीपीआर बनाएंगे, नक्शे पास करवाएंगे, और अगर सब कुछ इस साल हो गया अगले 4-5 महीने में, जो कि संभव नहीं है इस देश में, तो मैं चाहूं भी 100 करोड़ भी दे दूं इस साल, तो 10 करोड़ भी नहीं खर्च पाएंगे। तो इसलिए ये इस साल की ग्रांट है। अगर कश्मीरी पंडितों को 500 करोड़ दिया है तो वो इस साल की ग्रांट है। अगर किसी भी योजना के लिए अमाउंट दिया है, वो पूरी योजना का रकम नहीं होती, वो इस साल की बजटरी होती है। और क्योंकि कांग्रेस के वो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तो मैं चाहूंगा कि गवर्नेंस की दृष्टि से उनको ये समझ में आ जाए कि चिदम्बरम साहब के बजट में भी, उससे पुराने बजट में भी, जब नई स्कीम आती है तो पहले वर्ष में एक लिमिटेड अमाउंट देते हैं ताकि इस वर्ष में वो शुरू हो जाए। उसमें भी पैसा बदल जाता है, लेकिन इस साल 100 दिया तो अगले साल क्योंकि पीक पे होगा तो आपको 200-300 देना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए। महंगाई को लेकर आपने चिंता जाहिर की, आपने कई बार कहा, आपने उसको लेकर कई मीटिंग्स की। क्या ये बजट महंगाई को रोक पाएगा? क्योंकि देखिए, बजट रेवेन्यू स्टेटमेंट है जी। बजट का महंगाई के साथ इतना ताल्लुक जरूर है कि बजट अगर इस देश की मैन्युफैक्चरिंग या पैदावार को बढ़ा सकता है तो सप्लाई साइड को बढ़ा सकता है। अगर मैं टैक्सेस बढ़ा देता तो महंगाई बढ़ जाती। मैंने टैक्सेस बढ़ाए नहीं है, मैंने तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा डाला है इसके माध्यम से। तो इसलिए अगर महंगाई बढ़ती भी है कभी, तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा डालना ताकि उस महंगाई से जूझने की क्षमता उनकी बढ़ जाए। पैदावार अगर बढ़ती है सिंचाई से कृषि की या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की, तो मैं सप्लाई साइड के इश्यूज को डील करता हूं। जिस सप्लाई साइड बढ़ने से स्वाभाविक है कि महंगाई के ऊपर एक असर पड़ता है। लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो खुदरा महंगाई है, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, सब्जियां हो गई, दालें हो गई, तेल हो गई, ये कब और कैसे कम होगी? देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, ये अलग अलग किसकी है। तेल 2 तरह का है। एक तो आपका क्रूड ऑयल है, विदेशों से आता है। एडिबल ऑयल भी विदेशों से आता है। दालें थोड़ी इस देश में उगती हैं, ज्यादा बाहर से आती हैं। ये 3 आइटम ऐसे हैं हमारी पूरी बास्केट में जिनका अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ और डॉलर के रेट के साथ ताल्लुक होता है। अगर 45 रुपए का डॉलर यूपीए के शासन में 68 पहुंच गया और आज 60 पे है, तो महंगाई की तो वो भूमिका बना के चले गए। तो जब 60 रुपए के डॉलर से मैं दाल या एडिबल ऑयल या तेल खरीदता हूं, तो मैं महंगाई को इंपोर्ट करता हूं इस देश में। तो इसलिए कांग्रेस को यह प्रश्न अपने आप से भी पूछना चाहिए कि ये क्या हुआ। जहां तक आलू और प्याज का संबंध है, कुछ सीजनल वेरिएशंस आती हैं, जुलाई से नवंबर तक बढ़ता है। लेकिन इस सरकार ने तो इतनी इंटरवेंशन की मार्केट में कि अक्सर प्याज
70, 80 और 100 रुपए तक जाता है इस सीजन में। जैसे 15 रुपए से बढ़कर 20 को क्रॉस किया और 25 तक रोक लिया हमने, और अब उसको नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्याज की और आलू की आज फसल ज्यादा है, कहीं होर्डिंग होती है, लेकिन बहुत समय तक होर्डिंग हो नहीं सकती क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटीज हैं ये। तो रोकने से तो हमने तो उसको कंटेन किया इस देश में। जो कांग्रेस के राज में 70, 80, 100 जाता था, वो परिस्थिति तो पैदा नहीं होने दी हमने। आपने 500 करोड़ का प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया है, ये कैसे काम करेगा, लोग जानना चाहते हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ये है कि किसी कमोडिटी में कीमत अचानक बढ़ जाती है या किसी कमोडिटी की गिर जाती है और आप में उसमें किसान को आपको फायदा देना है, चाहे उपभोक्ता को देना है चाहे किसान को देना है, तो इस फंड में से आप कुछ पैसा लगाकर बाजार के अंदर इंटरफीयर करते हैं। कमी है तो सरकार इस फंड का प्रयोग करके सामान खरीदकर जिस क्षेत्र में कमी है उस सामान को वहां पूरा कर दे, ताकि लोगों को उस पे ऊपर थोड़ी सी राहत मिल जाए। इनकम टैक्स की अगर बात करें, आपने खुद ने पिछले साल हाउस में कहा था कि 5 लाख रुपए का। मैं तो आज भी दीपक जी ये मानता हूं कि इस देश का टारगेट होना चाहिए कि एक न्यूनतम एग्जेम्पशन आगे तक पहुंचे। अगर मुझे आप पूछेंगे सबसे बड़ा खेद क्या है, तो मेरा यही सबसे बड़ा खेद है कि मैं और ज्यादा देना चाहता था छोटे टैक्स पेयर्स को। ये खेद है आपको? मुझे खेद है, लेकिन जिस परिस्थिति में मुझे अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है, उस अर्थव्यवस्था की जेब में इतना पैसा नहीं है कि मैं इतना दे पाऊं। मैंने फिर भी इस वायदे को निभाना शुरू किया है। पहले बजट में 1947 से आज तक आप बता दीजिए कि छोटे लेवल के टैक्स पेयर को, सैलरीड क्लास को, छोटे व्यापारी को 50,000 की मैंने टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई। कभी 50,000 की एक गो में नहीं बढ़ी। 50,000 की मैंने एटीसी की एग्जेम्पशन बढ़ाई जिससे सेविंग्स बढ़ेंगी। 50,000 की मैंने हाउसिंग लोन्स पे जो ब्याज होता है उसकी एग्जेम्पशन बढ़ाई। तो जो व्यक्ति तीनों का लाभ उठा सकता है, तो हर करदाता, कर देने वाले को 5-7 हजार रुपए से लेकर 40-45 हजार तक का फायदा मैंने दिया है। मेरे उद्देश्य था कि टैक्स पेयर की जेब में जब ज्यादा पैसा रहता है, वो खर्च भी ज्यादा करेगा, वो सेव भी ज्यादा करेगा, सेविंग उसकी वापस सिस्टम में आती है। तो इसलिए जो मेरा अपनी इस पे इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, मैंने उस दिशा में यात्रा आरंभ की है। ये तो आरंभ है, ये अंत थोड़ी ना है। आपका विजन क्या है इस बजट को लेकर? देखिए, मेरा विजन को बजट ये है कि जो इस देश की अर्थव्यवस्था के रास्ते में रुकावटें थी, और कुछ रुकावटें तो यूपीए ने खुद बनाई थी, उनको क्लियर करूं। उस रास्ते पर लोग तेजी से दौड़ पाए तो नीति ऐसी बनाऊं कि तेजी से दौड़ पाने की क्षमता अर्थव्यवस्था की बने। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो नेगेटिव हो चुका है, उसको मैंने इंसेंटिव्स दिए हैं, और बड़े इंसेंटिव्स दिए हैं, और आम आदमी के ऊपर बोझ ना पड़े, टैक्स पेयर पे बोझ ना पड़े। उसका विपरीत उसकी जेब में, उसके हाथ में थोड़ा पैसा ज्यादा आए ताकि वो खर्च करने की स्थिति में हो। एक बड़ा सवाल है गंगा की सफाई को लेकर। आज तक अरबों खरबों रुपए खर्च हो गए, इस बार क्या नया होगा और कैसे नया होगा? देखिए, मुझे लगता है ये गवर्नेंस इश्यू है, पैसा बर्बाद नहीं करना। गंगा का केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व नहीं है, इस देश के जीवन का एक अंग है, इस देश की अर्थव्यवस्था का एक अंग है। गंगा की सफाई, गंगा के घाट का महत्व, इस देश के पवित्र धर्म स्थान, चाहे किसी भी धर्म के साथ संबंधित हों, अधिकतर पर्यटन तो उन शहरों में जाता है। इस देश का अधिकतर टूरिज्म, इस देश का चरित्र है, वहां है, और उसकी हम चिंता नहीं करेंगे। तो इन सब छोटे छोटे विषयों की, जिसका देश के जनजीवन में महत्व है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी लोग कहते हैं बड़े उद्योग की चिंता कर रहे हो। अरे हमने तो जो बरेली में जरी बनाता है, जो लखनऊ में चिकन बनाता है, जो बनारस में वीविंग करता है, भागलपुर में बनाता है, श्रीनगर में पश्मीना बनाता है, उस तक की चिंता की है, क्योंकि जॉब्स तो यहां क्रिएट होंगी।
सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, देवबंद ने आज कहा है कि जो 100 करोड़ रुपए आपने मदरसे के लिए दिए हैं उन्हें उसकी जरूरत नहीं है, मदरसे जिस हाल में हैं उसी हाल में रहने दिए जाए। देखिए, इस देश को सरकार चलाती है, सरकार की नीति है, हम सब की सुनते हैं, लेकिन सरकार को जो उपयुक्त लगता है हम वो करते हैं। 2 सवाल बजट से अलग हटके सर। सोनिया गांधी जी ने कहा है कि उनकी विच हंटिंग हो रही है, पॉलिटिकल रीजन से उनको इनकम टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में उनको इनकम टैक्स का नोटिस दिया गया है। केस क्या है? केस ये है कि हर राजनीतिक दल को टैक्स देने से छूट मिलती है, उसकी कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि वो जो पैसा इकट्ठा करता है पॉलिटिकल पार्टी, उसको उस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा जिसके लिए उसको छूट दी गई है। ये टैक्स एग्जेम्प्टेड मनी है, इसका इस्तेमाल एग्जेम्प्टेड पर्पस के लिए होना है। एग्जेम्प्टेड पर्पस है पॉलिटिकल पर्पस। उस पैसे को आप उधार पे दे दें एक अखबार छापने वाली कंपनी को, अखबार बंद हो चुका है, वो कंपनी आगे टेक ओवर हो जाए एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी कंपनी द्वारा, जिसका काम सिर्फ प्रॉपर्टी ओन करना और किराए पे देना और किराया खाना है। अब किराए पे देना और किराया खाना तो पॉलिटिकल पर्पस नहीं है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी पैसे इकट्ठे करके एक बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर ले और पॉलिटिकल पर्पस के लिए ना करे, और सरकार को उसकी शिकायत मिलती है, तो उन दोनों कंपनियों को सरकार ने नोटिस दिया, इनकम टैक्स विभाग ने, कि भाई हमें बताइए कि आपके पास पैसा कहां से आया है, अपनी डिटेल्स हैं जो एक नॉर्मल इंक्वायरी में सरकार को चाहिए। तो उन दोनों कंपनीज को नोटिस गया है कि क्या आपके पास एग्जेम्प्टेड पैसा तो नहीं आ गया। अब वो जवाब देंगी, लेकिन मुझे लगता है इस पर कोई डिफेंस नहीं है, तो इसलिए बाहर आकर वेंडेटा की बात करें। मुझे लगता है वेंडेटा तब होगा कि सरकार को एक तो जांच करने का अधिकार ना हो, केस बिल्कुल झूठा हो, लेकिन सरकार के पास शिकायत आती है टैक्स विभाग के पास, तो वो जानना चाहता है कि ये जो पैसा था जिस पर्पस के लिए इकट्ठा किया गया उसके लिए प्रयोग हो रहा है या किसी और पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। ये तो एक बहुत लेजिटिमेट इंक्वायरी है। इसका मेरिट पे अगर वो जवाब दे दें तो बहुत अच्छा होगा, विषय समाप्त हो जाएगा। अगर जवाब है तो इकट्ठा किया गया उसके लिए प्रयोग हो रहा है या किसी और पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है, ये तो एक बहुत लेजिटिमेट इंक्वायरी है। इसका मेरिट पे अगर वो जवाब दे दें तो बहुत अच्छा होगा, विषय समाप्त हो जाएगा अगर जवाब है तो। और अगर कोई जवाब नहीं है तो अपनी गलती को स्वीकार करें। एक सवाल नृपेंद्र मिश्रा जी को लेकर, जो ऑर्डिनेंस था सर, उसको बिल के शक्ल में लोकसभा में आज पास करा दिया गया, लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है। आप उम्मीद रखते हैं कि राज्यसभा में भी पास हो जाएगा? देखिए, बिल क्या है, छोटा सा विषय है। जितने भी रेगुलेटर इस देश में बने हैं, 1 दर्जन बने हैं, सब में प्रावधान है कि जो रेगुलेटर होता है वो रेगुलेटर से हटने के बाद 2 साल तक किसी सरकारी विभाग में काम नहीं कर सकता। बहुत उचित है, नहीं कर सकता। ये कानून क्योंकि सबसे पहला था तो इसमें लिखा है जीवन भर यहां काम नहीं कर सकता, तो इसको उन कानूनों के साथ पैरिटी में लाना है। अब प्रधानमंत्री को तो अधिकार है अपना सहायक कौन हो ये चुनने का, लेकिन अगर राजनीति इतने हल्के स्तर की है कि हम इसमें भी हस्तक्षेप करेंगे तो मुझे लगता है कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचा। अब इन छोटे मुद्दों तक ही अपनी राजनीति को सीमित कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। बजट से अच्छे दिन आएंगे? अगर देश की अर्थव्यवस्था दौड़ेगी तो निश्चित रूप से आएंगे। एज ए वित्त मंत्री आपका क्या सपना है 1 साल के भीतर, क्या गोल्स हैं? देखिए, बहुत चुनौतीपूर्ण हालात में अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है। इसकी जो पुरानी ग्लोरी है कि तेजी और उत्साह के साथ चले, उसको पुनः स्थापित करना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की।